बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मैंने आपको दो चीज़ों की मुबारकबाद देनी है। एक तो ईद कुर्बान, इसकी सब लोगों को जो कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। अगरचे ये इससे पहले होने वाली जो ईद उल अज़हा हैं उनसे मुख्तलिफ होगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वो इम्पोज्ड है। मुझे अंदाज़ा है कि सब लोगों की ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, लेकिन उम्मीद है कि अच्छी गुजरी होगी। एक और मुबारकबाद आपको देनी है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके ऊपर आज के व्लॉग में जो सबसे अहम जो बात मैंने आज करनी है और जो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने ख़ुद को पूरी दुनिया में एक लीडर के तौर पर बाकायदा मनवाया है और अब सिर्फ इस जीत का ऐलान बाकी है कि इतना कम रिसोर्सेज वाला मुल्क ने क्या अचीव किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और चीन के साथ जुड़ी हुई दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जिनको 14 जून की वो तारीख़ याद है कि जब इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक रिसर्च को पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मीडिया में बहुत वाइडली पब्लिश किया गया, और जिस वक्त पाकिस्तान ने मई के महीने में रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया था कोरोना वायरस की वजह से, इमरान खान के इस डिसीजन को पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया गया और पाकिस्तान के मीडिया ने तो इसके ऊपर बात कर कर के और अपोजिशन ने इस तरीके से साबित करने की कोशिश की थी कि जैसे पाकिस्तान जो है वो अब एक कब्रिस्तान बनने के लिए जा रहा है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की 14 जून की रिसर्च में ये कहा गया कि 10 अगस्त की तारीख दी गई कि 10 अगस्त के रोज़ पाकिस्तान में 80,000 लोग कोरोना वायरस की वजह से मरेंगे। उस रिपोर्ट में कहा गया कि एवरेज डेथ पाकिस्तान में जो पर डे हो रही होगी अगस्त के महीने में वो 30,000 होगी। 30,000 लोग रोज़ाना मरेंगे पाकिस्तान में। इस किस्म की ब्लीक पिक्चर खींच के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया। इंटरनेशनल जो इदारे हैं मुख्तलिफ जो रिसर्च कर रहे थे इसके मामले पर, उसके अलावा जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी तरफ से और पाकिस्तान की अपोजिशन और मीडिया की तरफ से हुकूमत के ऊपर ये दबाव डाला गया कि पाकिस्तान को कम्प्लीटली शट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, पाकिस्तान को कोई चीज़ खुली ना हो। चंद आवाज़ें थीं। इमरान खान जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी ये पॉलिसी थी और कुछ आवाज़ें, चंद एक आवाज़ें होंगी मीडिया में जो इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो कि मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा, उन्होंने देखा होगा कि उस वक्त मैं क्या बात कर रहा था कोरोना वायरस के हवाले से। और ऑब्वियसली ये वो बात जो है वो मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन तो था ही, लेकिन दैट वाज बेस्ड ऑन जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है उसकी बेसिस के ऊपर जो मैं बात कर रहा था। बहुत सारे लोग जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको याद होगा। लेकिन पाकिस्तान पर पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने और दीगर जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि किसी तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए, जो कि नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी डिफरेंट थी। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई और इस वक्त आज जिस वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ 2 अगस्त का दिन है, इतवार का रोज़ है, और अब से थोड़ी देर पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो अमेरिका का एक बहुत जय्यद जरीदा समझा जाता है, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने ड्रामेटिकली रिवर्स किया है कोर्स को। पाकिस्तान ने उलट दिए हैं उन तमाम अंदाज़े जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान की मशरक़ में मौजूद भारत में और पाकिस्तान के मगरिब में मौजूद ईरान में इस वक्त केसेस की तादाद बढ़ रही है। और आज जिस वक्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो सैटरडे के दिन गुज़श्ता 24 घंटों में, जो कि ईद का रोज़ था, पाकिस्तान में 6 लोगों की मौत वाक़ई हुई है कोरोना वायरस की वजह से। नए केसेस की तादाद 553 है, 553। पाकिस्तान ने वो दिन भी देखा था जब 20 जून को 153 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे कोरोना वायरस की वजह से। और पाकिस्तान में जो पीक चल रहा था जून के महीने में, रोज़ाना की बुनियाद पर, मैं उसको रिपोर्ट भी कर रहा था अपने चैनल के लिए इंडस न्यूज़ के ऊपर, रोज़ाना की बुनियाद पर 7,000 के करीब केसेस रिपोर्ट होते थे। एक ऐसी ब्लीक पिक्चर थी उस वक्त, ऐसा लगता था कि जैसे कहीं वाकई कोई सुकम तो नहीं पाकिस्तान की पॉलिसी में, कहीं हमारे अंदाज़े, हमारे ओपिनियन
लेकिन हमारा नज़रिया इस हवाले से गलत तो नहीं, लेकिन ये अब वक्त ने साबित किया है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी थी, दैट हैज़ एक्चुअली वर्कड, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस वजह से भी ये ज़रूरी है क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। चाइना के जो रिसोर्सेज हैं, चाइना ने रातों रात जिस तरीके से अपने हॉस्पिटल्स खड़े किए, कोविड-19 के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड किस्म का लॉकडाउन किया, जो रिसोर्सेज उनके पास, जो पीपीई जो प्रोटेक्टिव गियर है हेल्थ वर्कर्स के लिए, उसकी वेंटिलेटर्स की जो तादाद चाइना के साथ थी, उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ बनता ही नहीं। और अमेरिका दुनिया की सबसे जदीद मुल्क उसको कहा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ इट्स जो गैजेट्स हैं उनके पास, जो इक्विपमेंट है उनके पास, और अमेरिका बेबस हो गया, घुटनों पे आ गया अमेरिका। और एक जानिब हमें एक इंतहाई पसमानदा समझे जाने वाला तीसरी दुनिया का वो मुल्क पाकिस्तान, जिसको हदफ तनकीद बनाती है पूरी दुनिया, उसने किस तरीके से इससे जो है वो बाकायदा इसको फ़ाइट आउट किया है पाकिस्तान से। जीत का ऐलान अभी नहीं किया जा सकता। ये ज़ाहिर है कि ईद उल अज़हा का मौका, ये भी एक ऐसा इवेंट है जिसमें बहुत सारे लोग मिलजुल रहे हैं, लोगों ने जानवरों की ख़रीदारी की है, मंडियों में गए हैं। तो अभी जो है वो ऑब्वियसली इट्स प्री मैच्योर कि पाकिस्तान इस किस्म का कुछ ऐलान करे, कहे कि हमने किस तरीके से कोरोना को शिकस्त दी। लेकिन ये बात तय है कि ये दो मौक़े, एक ईद उल अज़हा और अगर मुहर्रम के जो अय्याम हैं उनको SOPs के साथ फॉलो कर लिया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान वो कर देगा जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और जदीद तरीन ममालिक, जिनके पास इंतहाई जिद्दत है टेक्नोलॉजी के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, जो कि सेल्फ सफिशेंट है, उनको हैरान कर देगा। पाकिस्तान का कंपैरिजन आपको याद होगा कि ब्राज़ील के साथ किया जा रहा था। ब्राज़ील कौन सा मुल्क है? ब्राज़ील जो है पाकिस्तान के निस्बत एक बहुत बड़ा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज, ख़ास तौर पर रिसोर्सेज के मामले में ब्राज़ील पाकिस्तान से बहुत आगे है। उसके बाद आप बात करें कि ब्राज़ील की आबादी पाकिस्तान के लगभग करीब है, और बाकायदा ये कंपैरिजन करके कहा गया था कि जो कुछ ब्राज़ील में होगा वो रेप्लिकेट करेगा, वही उतना ही पाकिस्तान के साथ बुरा होगा। आज आप उठा के आदाद व शुमार देखें, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबब 6000 से कुछ कम अमवात हुई हैं गुज़श्ता 3 से 4 माह के दौरान। पाकिस्तान के जो टोटल केसेस हैं वो 2,78,278 के करीब हैं, जबकि आप अगर इसका कंपैरिजन ब्राज़ील के साथ करें तो ब्राज़ील में 92,000 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए, कोरोना वायरस का शिकार हुए। ब्राज़ील में ही जो उनकी तादाद है टोटल केसेस की वो 2.7 मिलियन से ज़्यादा है। 27 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, इन्फेक्शंस हैं ब्राज़ील में, और पाकिस्तान में उससे तकरीबन 10 गुना कम, 15 गुना कम अमवात हुई हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो 10 गुना कम है, 10 टाइम्स केसेस हैं ब्राज़ील में हो। तो वो जो सारे इशारे, वो जो सारी बातें की जा रही थी पाकिस्तान के हवाले से, आई थिंक इसके हवाले से जब कुछ रिसर्च की गई है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान ने इतना सक्सेसफुली इस सारे मामले को डील किया, उसमें ऑब्वियसली एक स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी कि बजाय इसके कि एक पैनिक क्रिएट किया जाए और लोग अपनी भूख की वजह से, अपने रोज़गार की वजह से पैनिक में आकर ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर निकले और हुकूमती अहकामात को मानने से इनकार करें, इस ब्लैंकेट किस्म का एक पूरे मुल्क के ऊपर लॉकडाउन लगाने के बजाय एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी थी, गाइडलाइन थी आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी, जिसको सिंध ने बाकायदा मुसलसल पॉलिटिसाइज़ किया, उसके ऊपर तनकीद की गई। हत्ता कि ये भी हमने देखा कि स्टार्ट में जिस वक्त वफाक ने लॉकडाउन की पॉलिसी के ऊपर बात की, उस वक्त सिंध ने अपने बॉर्डर सील किए। पूरे पाकिस्तान में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो कराची से आती है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में चीज़ें जाती हैं, उनकी तरसील रुकने की वजह से बाकायदा चीज़ों की शॉर्टेज भी हुई थी, और स्टार्ट में कुछ अशिया हैं, कुछ आइटम्स हैं जिनकी कीमतें बढ़ी थी, और एक बाकायदा पैनिक की सूरत
हाल थी। सिंध ने मुसलसल अपोज़ किया वफाक की पॉलिसी को। अगर फेडरल गवर्नमेंट कहती थी दिन है तो सिंध कहता था रात है, फेडरल गवर्नमेंट कहती थी रात है तो ये कहते थे दिन है। बाकायदा मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिसी भी यही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी पॉलिसी यही थी। और हमें एक जो नेशनल कॉज है, जाहिर है कि कोरोना वायरस एक ऐसी वबा थी जिससे पूरा मुल्क मुतासिर हो सकता था, उस पर भी सियासत की गई। और बाकायदा जो है वो अब जो इसके हवाले से रिसर्च हो रही है कि आखिर पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये तमाम निशानदही करने में भी कामयाबी हुई, पाकिस्तान को इसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने में भी कामयाबी हुई। तो एक तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, हुकूमत की एक अच्छी पॉलिसी थी। दूसरा जो पाकिस्तान में जिस तरीके से गरीब लोगों में पैसे तकसीम किए गए और उनको पैनिक में आकर बाहर नहीं निकलना पड़ा। और तीसरा जो सबब जिसको समझा जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान ने बाकायदा जो पोलियो की कैंपेन गुज़श्ता कई सालों से चलती आ रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो स्ट्रीट्स हैं, घर हैं, उनकी मैपिंग ऐसी हुई हुई है। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो पोलियो के वर्कर्स हैं, उनको पूरे पाकिस्तान की गली गली, घर घर अजबर है, जिनके ऊपर नंबर लगाए जाते हैं, जिनका डेटा रखा जाता है कि किस घर में कितने बच्चे, कितने अफराद मौजूद हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्रें 5 साल से कम हैं, घर के बाकी अफराद कितने हैं, किसको वैक्सीन पिलाई गई है, किसको नहीं पिलाई गई। ये जो डेटा था, इससे ये मदद मिली कि कौन सी स्ट्रीट में क्या सूरत हाल है। उन वर्कर्स का जो डेटा है उससे भी बड़ी मदद मिली कि किन जगहों को ख़ास तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाए, कौन सी स्ट्रीट्स, कौन से मोहल्ले, कौन से एरियाज़, या जहाँ पर जिस तरह इस्लामाबाद जैसा एरिया है जहाँ पर सेक्टर्स हैं, बाकायदा कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं। उससे पाकिस्तान ने इस सब मामले में जो कारकर्दगी दिखाई है उसकी आज दुनिया तारीफ़ कर रही है। ये एक बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का जो है वो ऐलान अभी बाकी है और हमें सबको खुदा से ये दुआ करनी चाहिए। ऑब्वियसली एक ऐसी अनदेखी किस्म की चीज़ है जिसके हवाले से हतमी तौर पर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा तकब्बुर में या गुरूर में आके कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुदा के हजूर जिस वक्त हम जो है वो उसके ऊपर शुक्र भी बजा लाएँ और साथ में अपनी एहतियात जारी रखें। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस सारे मामले में फ़ाइट आउट किया है, इससे एक चीज़ ज़रूर साबित होती है कि अगर दुनिया में बाकी बड़े बड़े ममालिक जो ख़ुद को बहुत बड़ी बड़ी कौमें तस्वुर करते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस कहते हैं, वो जिस तरीके से इसके सामने अपने घुटनों पे हमें नज़र आई हैं, पाकिस्तान ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइट आउट किया। दूसरी स्टोरी जिसके ऊपर बात करनी थी, आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त चीन और भारत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मोल्दो बॉर्डर का जो चाइना वाला हिस्सा है वहाँ पर हरिंदर सिंह, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो 14 कोर के कमांडर हैं भारत के, और मेजर जनरल लियो लिन जो कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, उसके जो सिंकियांग है वहाँ के जो मिलिट्री के चीफ़ हैं, उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। और इस वक्त भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि चीन ने रोक दिया है डिसएंगेजमेंट का अमल, अपनी फ़ौजों को वहाँ से पीछे हटाने का। जो ईस्टर्न लद्दाख के मुख्तलिफ, जिसमें पेंगोंग लेक भी शामिल है, जिसमें गोरगा हॉट स्प्रिंग्स शामिल हैं, यहाँ से अपनी फ़ौजें चीन पीछे नहीं हटा रहा, बल्कि साथ ही अलोंग दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने अपनी अफवाज की तादाद में इजाफ़ा शुरू कर दिया और हैवी डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं अक्रॉस दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और चीन के अज़ाइम के हवाले से बाकायदा भारत अब इस बात पे जो है वो पुरयकीन है, उसको अंदाज़ा हो गया है कि सर्दियों के जो फॉल ऑफ विंटर है, सर्दियों की आमद तक चीन जो है वो इस सारे एरिया में कुछ ऐसी फोर्टिफिकेशंस कर रहा है, कुछ ऐसी तामीरात कर रहा है जिससे भारत की जानिब से कोई भी ख़तरा है उसको हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए एक रेजिस्टेंस जो है वो और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रखा जाए। ये सूरत हाल है इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के दरमियान। आज के मुज़ाकरात का क्या आउटकम आता है इसके ऊपर मैं आगे किसी आने वाले वीलॉग में बात करूँगा, जैसे कि उसके ऊपर डेवलपमेंट आती है। आखिरी स्टोरी जिसके ऊपर बात करनी है कि जिस तरीके से मैं मुसलसल नेपाल के हवाले से बात करता आ रहा हूँ कि नेपाल जो है उसने किस तरीके से अपने से कितने गुना बढ़े
15 गुना 20 गुना बड़े मुल्क भारत को जिस तरीके से नाखून चने चबवाए हैं, जिस तरीके से यानी कि नाखून चने चबवाने से यानी कि कोई मैं बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप एक मुल्क का साइज़ देखें और उसका एक्शन देखें ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है लैंड लॉक्ड होने की वजह से, उसके बावजूद उसने अपने जो जिसे कहते हैं कि अपना नेशनल कॉज उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 4000 इस वक्त नक्शे अंग्रेज़ी में छपवा लिए गए हैं और ऐन उस वक्त जिस वक्त भारत अपना जश्न आज़ादी मना रहा होगा, मिड अगस्त के करीब भारत को भी नेपाल का नया नक्शा फ़राहम किया जाएगा, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा ये वो इलाके जो मुतनाज़ा इलाके थे जिनको केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट ने पहले अपने जो अपडेटेड नक्शा जारी किया उसमें शामिल किया और उसके बाद उसको पार्लियामेंट से पास करवाया। ये नक्शे ना सिर्फ भारत को फ़राहम किए जाएंगे, गूगल को ये नक्शे भिजवाए जा रहे हैं जो कि अंग्रेज़ी में हैं, उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में ये नक्शा जमा करवाया जाएगा और पूरी दुनिया में अपने सफारत खानों के ज़रिए मुख्तलिफ़ ममालिक को नेपाल का नया नक्शा भेजा जा रहा है कि ये तीनों इलाके नेपाल के इलाके हैं। भारत ने इनके ऊपर जो क्लेम किया हुआ है वो गलत है, उनकी पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर मोहर लगा चुकी है। ये बाकायदा एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको अब भारतीय मीडिया और भारतीय सियासतदान इसको जोड़ रहे हैं उस मीटिंग से जिसका मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि जो 4 फ़री की मुलाकात हुई नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना की, जिसमें अगरचे ये मुलाकात जो है वो कोविड-19 के बैकड्रॉप में थी, उसके हवाले से थी, लेकिन भारत की जानिब से ये कहा गया कि इसके मकासद कुछ और हैं। ये नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना ये एक अलहदा से अपना एक जो है वो एक ऐसा फ़ोरम बना रहे हैं जिसमें भारत अब बाकायदा सफारती तौर पर तन्हा हो गया है, अलहदा हो गया है और चीन जो है वो एक तरफ से बांग्लादेश को इंगेज कर रहा है। ईरान के हवाले से चाइना पहले ही उनके साथ $400 अरब का मुआहदा करने जा रहा है। भारत की छुट्टी हो गई चाबहार के मुआहदे से, चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत पहले ही आउट हो चुका, पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात वैसे ही ठीक नहीं हैं और अब जो सूरत हाल बन रही है अफ़गानिस्तान में, जिसके हवाले से मैं ज़रूर एक वीडियो करूँगा कि इस वक्त अब ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अगले चंद रोज़ में हो सकता है कि अब तालिबान और अफ़गानिस्तान के दीगर वॉरिंग फैक्टर्स हैं उनके दरमियान एक जो अमल है इस हवाले से इंट्रा अफ़गान डायलॉग के हवाले से वो शुरू हो जाए और तालिबान के किसी भी सूरत में पावर में अफ़गानिस्तान में ताकत में इक़्तिदार में आने का मतलब ये होगा कि अफ़गानिस्तान से भी भारत की छुट्टी, किस तरीके से भारत तन्हा हो रहा है सफारती तौर पर, इसके हवाले से भी मैं आने वाले दिनों में अपने वीडियो जो वीलॉग्स हैं उनमें ज़रूर बात करूँगा। अलबत्ता अब इस सारी डेवलपमेंट को नेपाल जो कर रहा है इसको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है उस क्वाड्रिलेटरल मीटिंग, उस 4 फ़री की मुलाकात से, जिसमें भारत का ये क्लेम है कि मामला जो है वो कोविड-19 का था, लेकिन ये सारा महाज भारत के ख़िलाफ़ बन रहा है। ये सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आने वाले दिनों में मैं ज़रूर बात करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।